जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है देखने वाले हैं साथियों आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम 2026 के लिए साथियों ऐसे चुनिंदे प्रश्नों को जो कि साथियों आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो साथियों, आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि साथियों आज के इस क्लास में हम उस तरीके से साथियों क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो कि साथियों आपके टेक्नीशियन के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जिस पैटर्न से साथियों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हैं, बिल्कुल उसी पैटर्न पे साथियों एनालाइज करके क्वेश्चन को लाए हैं, जो कि साथियों आपके 9 मार्च, 10 मार्च और साथियों 13 मार्च के एग्जाम के लिए काफी ही इंपॉर्टेंट है। और साथियों, आप लोग का एग्जाम जो है इन डेट पे है, तो आप इस क्लास को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि साथियों 6 मार्च का जो एग्जाम हुआ है उससे साथियों साफ साफ पता चल रहा है कि साथियों आरआरबी टेक्नीशियन कहां से और किस पैटर्न से क्वेश्चन को लेकर आ रहा है। बिल्कुल साथियों उसी पैटर्न से क्वेश्चन आज कराएंगे और यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े होंगे तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिए साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों क्वेश्चन पूछा है कि हाइडे स्पीच की लड़ाई जो है ये किस वर्ष हुई थी। चलिए बताएंगे साथियों। बिल्कुल चुनिंदे प्रश्न साथियों, ये 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, अच्छे से याद कर लीजिएगा इनको। और बताइए हाइडे स्पीच की लड़ाई किस वर्ष हुई थी। तो याद रखेंगे साथियों, हाइडे स्पीच की जो लड़ाई हुई थी साथियों ये 326 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि कलिंग युद्ध जो है ये किस वर्ष में हुई थी। बताइए साथियों कि कलिंग युद्ध जो है ये किस वर्ष में हुई थी। तो याद रखेंगे साथियों, कलिंग युद्ध जो है साथियों ये हुए थे 261 ईसा पूर्व में। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 261 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है कि तराइन का पहला युद्ध कब लड़ा गया था। बताइए साथियों कि तराइन का जो पहला युद्ध है साथियों कब लड़ा गया था। तो याद रखेंगे साथियों, तराइन का पहला युद्ध जो है 1191 में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न साथियों कि चंदावर की लड़ाई किस वर्ष में हुई थी। चलिए बताएंगे साथियों कि चंदावर की जो लड़ाई है साथियों किस वर्ष हुई थी। तो याद रखेंगे साथियों, चंदावर की जो लड़ाई है साथियों ये आपके 1194 में होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न साथियों, पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। बिल्कुल साथियों, हम उन टॉपिकों से क्वेश्चन लिए हैं और बिल्कुल चुनिंदे प्रश्नों को लिए हैं जो कि साथियों एग्जाम में देखने को मिल रहा है। तो अच्छे से देखेंगे क्लास को। आप बताइए कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी। तो याद रखेंगे साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब 1526 हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न है कि चौसा का युद्ध जो है ये किस वर्ष में लड़ा गया था। चलिए बताएंगे साथियों कि चौसा का युद्ध जो है ये किस वर्ष में लड़ा गया था। तो साथियों चौसा का जो युद्ध है साथियों ये लड़े गए थे आपके कब, तो 1539 ईस्वी में लड़े गए थे। ऑप्शन सी सही जवाब है साथियों, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि बिलग्राम का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था। चलिए बताएंगे साथियों कि बिलग्राम का प्रसिद्ध युद्ध जो साथियों लड़ा गया था। तो साथियों बिलग्राम का जो प्रसिद्ध युद्ध है 1540 ईस्वी में लड़े गए। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न है तालीकोटा का युद्ध हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। तो याद रखेंगे साथियों, तालीकोटा का जो युद्ध है 1565 में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 1565 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों कि हल्दी घाटी का युद्ध जो ये किस वर्ष में हुआ था। तो साथियों हल्दी घाटी का जो युद्ध है ये 1576 ईस्वी में हुए थे। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1576 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि प्लासी की लड़ाई जो है साथियों किस वर्ष लड़ी गई। चलिए बताएंगे साथियों कि प्लासी की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी। तो याद रखेंगे साथियों 1757 में जो है
प्लासी की साथियों लड़ाई लड़ी गई थी? ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएंगे 1757 में। अगला प्रश्न है कि बक्सर का युद्ध जो है साथियों किस वर्ष में हुआ था? चलिए बताएंगे साथियों कि बक्सर का युद्ध जो है किस वर्ष में हुआ था। तो बक्सर का युद्ध आपको याद होगा 1764 में होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न है कि चौथा मैसूर युद्ध किस वर्ष में हुआ था? चलिए बताएंगे साथियों कि चौथा मैसूर युद्ध जो है किस वर्ष में हुआ था। तो साथियों चौथा मैसूर युद्ध जो है 1799 में हुआ था। ऑप्शन डी सही जवाब है, 1799 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि दूसरा सिख युद्ध किस वर्ष में हुआ था? चलिए बताएंगे साथियों कि दूसरा सिख युद्ध जो है किस वर्ष में हुआ था। तो याद रखेंगे साथियों दूसरा सिख युद्ध जो है आपके 1848 से 49 ईस्वी में होता है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है साथियों, 1848 से 49 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि बेनी का युद्ध जो है ये किस वर्ष में हुआ था? चलिए बताएंगे साथियों कि बेनी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था। तो साथियों बेनी का जो युद्ध है साथियों यह युद्ध कब होता है? तो याद रखेंगे साथियों यह युद्ध आपके 130 ईस्वी में होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि कोप्पम का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? बताइए साथियों। और लाइक नहीं किए हैं साथियों आप इस क्लास को, तो आप जरूर क्लास को एक बार लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो साथियों सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताइए कि कोप्पम का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो याद रखेंगे साथियों यह युद्ध आपके 1054 ईस्वी में होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा प्रदेश ऐसा है जहां स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है? चलिए बताइए साथियों कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा ऐसा प्रदेश है जहां स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो साथियों ये हो जाएंगे केरला, केरल है साथियों। ऑप्शन ए सही जवाब है, केरल हो जाएंगे। अगला प्रश्न है भारत में 10 वर्षीय जनगणना विधिवत रूप से साथियों किस वर्ष में आरंभ हुई थी? चलिए बताएंगे साथियों। तो भारत में 10 वर्षीय जनगणना विधिवत रूप से किस वर्ष में आरंभ हुई? तो याद रखिएगा साथियों 1881 में हुई। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला साथियों कौन सा है? चलिए बताएंगे साथियों कि भारत में निम्नतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो याद रखेंगे साथियों न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जो है दिबांग घाटी हो जाएगा। ऑप्शन डी करेंगे सही जवाब, दिबांग घाटी होगा। अगला प्रश्न है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष तथा महिला साक्षरता दर में निम्नतम अंतर निम्नलिखित में से कौन से राज्य में है? तो साथियों ये आपको देखने को मिलेंगे केरल में। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, सही जवाब केरल में होगा। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता केरल में है, जिसके बाद स्थान है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता केरल में है, जिसके बाद कौन सा आएगा? तो मिजोरम हो जाएंगे साथियों। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, केरल के बाद साथियों मिजोरम होगा। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम जनगणना प्रारंभ हुई थी। चलिए बताएंगे साथियों। तो भारत की जो प्रथम जनगणना है ये कब प्रारंभ हुई थी? तो साथियों भारत में प्रथम जनगणना 1872 में हुई। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1872 में हुई थी। अगला प्रश्न है कि भारत के अटॉर्नी जनरल से कौन सा आर्टिकल साथियों संबंधित है? चलिए बताएंगे साथियों कि भारत के अटॉर्नी जनरल से कौन सा आर्टिकल संबंधित है। तो साथियों यहाँ पे आपके आर्टिकल 76 हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति प्राप्त होती है? चलिए बताएंगे साथियों कि किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की साथियों शक्ति प्राप्त होती है। तो साथियों आपको पता होगा आर्टिकल 72 जो है इसमें राष्ट्रपति के पास इतना शक्ति है कि किसी की भी सजा को माफ कर सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, अनुच्छेद 72 होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा आर्टिकल समान नागरिक संहिता से संबंधित है? चलिए बताएंगे साथियों कि निम्न में से कौन सा आर्टिकल समान नागरिक संहिता से संबंधित है। तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे साथियों आप सभी लोग का जो सी है अनुच्छेद 44 है।
ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब अनुच्छेद 44 है। अगला प्रश्न है, किस आर्टिकल में ग्राम पंचायत के बारे में साथियों बताया गया है? तो किस आर्टिकल में साथियों ग्राम पंचायत के बारे में बताई गई है? तो याद रखेंगे साथियों, आर्टिकल 14 में ग्राम पंचायत के बारे में साथियों विस्तारित रूप से बताई गई है। अगला प्रश्न है साथियों कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन जो है किस आर्टिकल में किया गया है? चलिए बताएंगे साथियों कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया का वर्णन है किस आर्टिकल में है? तो साथियों ये आपके आर्टिकल 61 में है, जिसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग साथियों चलाए जा सकते हैं। अच्छा, ये महाभियोग कौन चला सकते हैं? तो आप याद रखेंगे साथियों, ये संसद को ही शक्ति होते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न साथियों कि संसद का वर्णन किस आर्टिकल में साथियों यहाँ पे किया गया है? चलिए बताएंगे साथियों कि संसद का वर्णन जो है किस आर्टिकल में किया गया है? तो याद रखेंगे साथियों, आर्टिकल 79 जो है इसमें संसद के बारे में साथियों वर्णन किया गया है। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की संरचना से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? चलिए बताएंगे साथियों, राज्यसभा की संरचना से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? तो साथियों यहाँ पे आर्टिकल 80 हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, अनुच्छेद 80 हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, लोकसभा की संरचना से संबंधित जो है कौन सा आर्टिकल है? चलिए बताएंगे साथियों कि लोकसभा की संरचना से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? तो याद रखेंगे साथियों, लोकसभा की संरचना से संबंधित आर्टिकल जो है साथियों यहाँ पे हो जाएंगे अनुच्छेद 80। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, अनुच्छेद साथियों अनुच्छेद 80 नहीं बल्कि अनुच्छेद 81 ना होगा। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब, अनुच्छेद 81 होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति का जो वर्णन है यह किस आर्टिकल में किया गया है? चलिए बताएंगे साथियों, तो राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? तो साथियों ये आपके अनुच्छेद 123 में किए गए हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, वित्त आयोग का वर्णन किस आर्टिकल में साथियों किया गया है? चलिए बताएंगे साथियों कि वित्त आयोग का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? तो साथियों ये आर्टिकल 280 में की गई है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, राज्य के लिए उच्च न्यायालय के बारे में कौन सा आर्टिकल साथियों सूचना देता है? चलिए बताएंगे साथियों कि राज्य के लिए उच्च न्यायालय के बारे में कौन सा आर्टिकल सूचना देता है? तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे अनुच्छेद 214 देते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, अनुच्छेद 214। अगला प्रश्न है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस आर्टिकल में साथियों किया गया है? तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है यह किस आर्टिकल में किया गया है? तो साथियों ये आपके आर्टिकल 108 में की गई है। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया का जो उल्लेख है यह किस आर्टिकल में किया गया है? तो संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद के किस उल्लेख किए गए हैं, कौन से आर्टिकल में? तो साथियों ये आपके आर्टिकल 222 में जो की गई है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। अगला प्रश्न साथियों कि किस आर्टिकल में एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों के ट्रांसफर का उल्लेख जो है साथियों किया गया है? तो किस आर्टिकल में एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों के ट्रांसफर का उल्लेख है? तो साथियों ये अनुच्छेद 222 में दी गई है। ऑप्शन डी सही जवाब है, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को साथियों लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।